नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की भूगोल विषय की इस 34वीं ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने भ्रंशन के संबंध में परिचर्चा की थी। उसमें भ्रंशन से संबंधित विभिन्न शब्दावलियों की चर्चा की थी, चाहे उसमें पाद वित्ति हो, शीर्ष वित्ति हो, भ्रंश तल हो, हीव हो, थ्रो हो, हेड हो, है ना। इन सभी तथ्यों के बारे में हमने चर्चा की थी और डायग्राम के माध्यम से हमने इन सब के बारे में पढ़ा था। हमने नति कोण के बारे में भी पढ़ा था, है ना, नति कोण के बारे में भी पढ़ा था। तो ये हमने पिछले वीडियो में भ्रंशन के बारे में पढ़ा था और वही वीडियो में हम इस वीडियो में भी वही टॉपिक आगे बढ़ा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था। मैंने कहा था आपको कि नेक्स्ट वीडियो में भ्रंश के प्रकार की चर्चा करेंगे और उससे बनने वाली स्थलाकृति की बात करेंगे। तो देखिए, भ्रंश के प्रकार की बात करते हैं। प्रकार, भ्रंश के प्रकार की हम बात करते हैं तो ये इसको 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है सामान्य भ्रंश, सामान्य भ्रंश। दूसरा है उत्क्रम भ्रंश। तीसरा है पार्श्ववर्ती भ्रंश, पार्श्ववर्ती भ्रंश। और चौथा है सोपानी भ्रंश, सोपानी भ्रंश। इसको कुछ अगर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन कहते हैं, नॉर्मल फॉल्ट, इसको रिवर्स फॉल्ट कहते हैं, इसको लेटरल फॉल्ट कहते हैं, और इसे स्टेप फॉल्ट कहते हैं। सॉरी, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो जो भ्रंश हैं उनके 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकारों को मैंने बोर्ड पर लिखा है। अब इन चारों प्रकारों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं। तो देखिए, जो नॉर्मल भ्रंश है ये एक्चुअल में क्या है, ये दरार के सहारे विपरीत दिशा में खिसकाव होता है। दरार के सहारे विपरीत दिशा में खिसकाव होता है। अभी दरार क्या है, दरार क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, है ना। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि दरार जो है भ्रंश तल कहलाता है। क्या कहलाता है? भ्रंश तल। तो भ्रंश तल के सहारे, दरार के सहारे यानी भ्रंश तल के सहारे विपरीत दिशा में खिसकाव होता है। किसका? 2 खंडों का। एक खंड ऊपर वाला खंड है, एक नीचे वाला खंड है, ठीक है। ऊपर वाला खंड और नीचे वाला खंड, 2 खंड हैं। तो दोनों खंडों में खिसकाव होगा, किसके? भ्रंश तल के सहारे। और इसमें क्या होगा? क्षेत्र विस्तार होगा, क्षेत्र का विस्तार होगा। कैसे होगा क्षेत्र का विस्तार? ये देखिए, मैं आपको बताता हूं। ये मान के चलिएगा कोई चट्टान है और इसमें जो दरार है वो यहाँ पर आ जाती है दरार, और इसमें तनाव बल कार्य कर रहा है।
तनाव के कारण होता है, ये ध्यान रखेंगे, ये तनाव के कारण होता है। जब तनाव विपरीत दिशा में कार्य करेगा, दोनों तरफ एक इधर एक इधर, दो बल कार्य कर रहे हैं, एक संपीड़न बल और एक तनाव बल, एक दूसरे की तरफ आ रहा है तो संपीड़न बल, विपरीत जा रहा है तो तनाव बल। तो तनाव बल कार्य कर रहा है तो ये जो तल है, ये जो कि दरार है, ये इसको कहते हैं भ्रंश तल। इस भ्रंश तल के सहारे चट्टान जो है नीचे खिसक जाती हैं, अर्थात ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा खिसक करके इस भ्रंश तल के सहारे कहाँ जाएगा, नीचे खिसक जाएगा, ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। पहले वो एक प्लेन था, पहले ये इस प्रकार से समतल था, ये दरार थी यहाँ पर, और ये वाला हिस्सा खिसक करके नीचे आ गया, क्योंकि विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये नीचे आ गया, भ्रंश तल ये है, दरार ये है, इसके सहारे नीचे खिसक गया एक भाग और एक भाग ऊपर रह गया। तो इसमें क्या था, क्षेत्र पहले इतना था, यहाँ से यहाँ तक क्षेत्र था, लेकिन अब क्षेत्र का विस्तार हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर खिसक रहे हैं। इसमें विपरीत दिशा में खिसकाव है। खिसकाव कैसा है, विपरीत दिशा में, दोनों खंड विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जबकि उत्क्रम भ्रंश में ऐसा नहीं होता है। उत्क्रम भ्रंश की मैं डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। अच्छा, ये किसके कारण हो रहा है, तनाव के कारण हो रहा है। और कगारों का निर्माण हो जाता है। कगार ये कगार है, खड़े ढाल वाले भाग को कगार कहते हैं। कगार के निर्माण के साथ अगर यहाँ पानी बहता होगा इधर कहीं से, तो ये क्या बन जाएंगे, जलप्रपात बन जाएंगे। ये जलप्रपात बन जाएंगे, फिर पानी ऊपर से गिरेगा, झरना, आप झरना कह सकते हैं, ऊपर से पानी गिरता है। तो इस प्रकार से ये सामान्य भ्रंश है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, भारत का पश्चिमी घाट, भारत का पश्चिमी घाट जो है इसका, या फिर विंध्यन कगार, भारत का विंध्यन जो कगार है वो बहुत फेमस है। ये लीजिए, मैं लिख देता हूं, विंध्यन कगार, विंध्यन कगार। तो सामान्य भ्रंश में क्या है, दरार पड़ जाती है, दरार के सहारे, दरार को ही हम भ्रंश तल कहते हैं। भ्रंश तल के सहारे चट्टानें खिसक जाती हैं, और चट्टानों का खिसकाव इस प्रकार से होता है कि उसमें क्षेत्र विस्तार होता है, और क्षेत्र विस्तार के कारण वो क्षेत्र जो है विपरीत दिशा में फैलाव उसका और ज़्यादा हो जाता है, और कगारों का निर्माण होता है, जलप्रपात का निर्माण होता है। अब उत्क्रम भ्रंश की बात करते हैं, रिवर्स फॉल्ट की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, दरार के सहारे, दरार किसे कहते हैं, फिर बोल रहा हूं मैं, बार बार याद रख लीजिएगा इस बात को, भ्रंश तल को ही दरार कहते हैं। दरार के सहारे खिसकाव कैसा होता है, यहां तो विपरीत खिसकाव हो रहा था, और यहां पर खिसकाव होता है आमने सामने खिसकाव होता है। ये लिख दिया मैंने, दरार के सहारे आमने सामने खिसकाव होता है। कैसे, देखिए, ये पहले वाला कोई खंड था पूरा एक, और इसमें जो है, देखिए यहां पर मैंने तनाव बल लिखा है, इसमें तनाव बल की जगह पर संपीड़न बल होता है, संपीड़न बल होता है यहां पर, ये ध्यान रखेंगे, संपीड़न बल होता है। यहां पर तनाव बल है, तनाव बल के कारण एक दूसरे से विपरीत चट्टानें खिसकती हैं, लेकिन यहाँ पर संपीड़न बल होता है। संपीड़न बल का मतलब एक दूसरे दोनों तरफ से बल कार्य कर रहा है, विपरीत दिशा से, एक दूसरे के विपरीत दिशा से बल कार्य कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिएगा दरार होती है, ये जो दरार थी ना, ये दरार मान लीजिए चलेगा, यहाँ पर पड़ जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो खिसकाव है, ये ऊपर वाला भाग, चलिए मैं इस प्रकार से कर देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, ये दरार को ऐसे बना देता हूँ, और ये दरार को नीचे तक कर देता हूँ, और ये दूसरा वाला भाग, क्योंकि विपरीत दिशा से बल कार्य कर रहा है तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे भ्रंश तल के सहारे चट्टानें। ये चट्टान इस चट्टान के ऊपर चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ देखिए, यहाँ तो एक दूसरे से दूर जा रही है,
यानी क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्षेत्र का विस्तार नहीं हो रहा, यहाँ एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। ये चट्टान इस चट्टान के ऊपर चढ़ रही है इस भ्रंश तल के सहारे, और यहाँ ये चट्टान इस चट्टान से दूर जा रही है भ्रंश तल के सहारे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्षेत्र विस्तार नहीं होगा, इसमें क्या होगा, क्षेत्र का संकुचन होगा। क्षेत्र का संकुचन होगा, क्षेत्र घटेगा। पहले इतने हिस्से में थी चट्टान, तो ये उसके ऊपर चढ़ेगी तो क्षेत्र कम हो जाएगा, तो क्षेत्र का संकुचन होगा। और ये किसके कारण है, संपीड़न बल के कारण है। ठीक है, अच्छा, संपीड़नात्मक जो बल हैं उनके कारण होता है ये वाला उत्क्रम भ्रंश। अच्छा, और देखिए उत्क्रम को हम व्यतिक्रम भ्रंश भी कहते हैं, व्यतिक्रम भ्रंश भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है व्यतिक्रम भ्रंश। इसको संपीड़नात्मक भ्रंश भी कहते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, संपीड़नात्मक। परीक्षाओं में कैसे भी पूछ सकता है, उत्क्रम भ्रंश भी पूछ सकता है, व्यतिक्रम भ्रंश भी पूछ सकता है, संपीड़नात्मक भ्रंश भी पूछ सकता है, कुछ भी बता सकता है वो। और इसी को अधिक्षिप्त भ्रंश भी कह सकता है। अधिक्षिप्त भ्रंश का मतलब क्या होता है, एक चट्टानी क्षेत्र दूसरे चट्टानी क्षेत्र के ऊपर चढ़ जाए। ठीक है, उसको कहते हैं अधिक्षिप्त होना, तो अधिक्षिप्त भ्रंश भी कह सकते हैं। तो उत्क्रम भ्रंश, व्यतिक्रम भ्रंश, संपीड़नात्मक भ्रंश और अधिक्षिप्त भ्रंश, ये सारे ही नाम हैं इसके, किसी भी नाम से एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो ये इस प्रकार का भ्रंश जो है वो क्या कहलाता है, व्यतिक्रम भ्रंश। और इसमें बल कौन सा कार्य करता है, संपीड़न बल। अब पार्श्ववर्ती भ्रंश की बात करते हैं, जिसको लेटरल फॉल्ट भी कहते हैं। इसमें देखिएगा, पार्श्ववर्ती का मतलब यह है, अभी तक मैं आपको यहां दोनों में आपने क्या समझा कि या तो ये भ्रंश तल है इन दोनों के बीच में, भ्रंश तल के सहारे ऐसे खिसक रही है चट्टान, या भ्रंश तल के सहारे ऐसे खिसक रही है चट्टान, एक दूसरे से दूर जा रही है या तो, या एक दूसरे की तरफ आ रही है, या तो एक दूसरे की तरफ आ रही है या एक दूसरे से दूर जा रही है। तीसरे में क्या होता है कि एक दूसरे के ना तो भ्रंश तल के साथ इधर जा रही ना ऐसे आ रही, इसके साथ पार्श्ववर्ती खिसकाव होता है, ऐसे यूं इस प्रकार से खिसकाव होगा, उसके सहारे से खिसकाव होगा। और जब सहारे से खिसकाव होता है तो यानी नतलंब खिसकाव होगा, तो इसको क्या कहेंगे, नतलंबी भ्रंश भी कह देते हैं, इसीलिए इसको, क्योंकि खिसकाव कैसा हो रहा है, नतलंबी भ्रंश भी कह देते हैं। और देखिए इसकी खास बात जो है, भ्रंश तल के सहारे, ये जो दरार है ना, इसको ही मैं भ्रंश तल लिख रहा हूं, ये दरार लिखा है ना मैंने यहाँ और यहाँ, यही क्या है, भ्रंश तल। अब मैं यहाँ भ्रंश तल लिख देता हूं। भ्रंश तल के सहारे क्या हो जाता है, भ्रंश तल के सहारे क्षैतिज गति होती है। क्या होता है, क्षैतिज गति होती है, क्षैतिज गति हो जाती है। और क्षैतिज गति हो जाने के कारण क्या होता है, चट्टानें एक दूसरे के सहारे खिसक जाती हैं। क्षैतिज गति के कारण एक दूसरे के सहारे चट्टानों का खिसकाव हो जाता है। तो जब एक दूसरे के सहारे चट्टानों का खिसकाव होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें कगारों की रचना नहीं होगी। फिर जैसे इसमें कगारों का निर्माण हो रहा है, ये खड़े ढाल का निर्माण हो रहा है, यहाँ हो रहा है, इन दोनों में कगारों का निर्माण होता है, तो इसमें कगारों का निर्माण नहीं होगा, कगारों का निर्माण नहीं होगा। समझ गए होंगे आप यहाँ पर, ठीक है, कगारों का निर्माण नहीं होता है। और इसका जो निर्माण है, देखिए वो एक मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। मान के चलिएगा ये कोई चट्टान है और ये इस प्रकार से इसमें भ्रंश आ जाता है, ये भ्रंश तल है ये वाला, इस भ्रंश तल के सहारे खिसकाव होता है। जब इस भ्रंश तल के सहारे खिसकाव होगा तो चट्टान किस प्रकार से होगा खिसकाव, देखिएगा इस प्रकार से। तो
ये उधर खिसक गई, ये इधर खिसक गई, तो ये भ्रंश तल के सारे खिसकाव हो गया है। भ्रंश तल के यानी ऐसे ऐसे नहीं हुआ, कोई कगार निर्मित नहीं हुआ, खड़ा ढाल कोई निर्मित नहीं हुआ, केवल एक दूसरे के सारे खिसक गई है चट्टानें, एक दूसरे के सहारे थोड़ा सा खिसकाव हुआ है। तो इस प्रकार के जो भ्रंश होते हैं उनको कहते हैं पार्श्ववर्ती। और इसका जो उदाहरण है, इसका उदाहरण है आपका कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ पर है? कैलिफोर्निया ये मेरे को आप कैलिफोर्निया किस देश के अंदर है ये मेरे को आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? मुझे कमेंट करके बताएंगे किस देश के अंदर है कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया का सान एंड्रियास भ्रंश जो है, कैलिफोर्निया का सान एंड्रियास भ्रंश वो इसका उदाहरण है। और इसका उदाहरण नहीं बताया क्या मैंने? चलिए ये भी लिख देता हूं। ये है इसका जो उदाहरण है वो है आमने सामने, इसका मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, हिमालय के अंदर उत्तराखंड के अंदर, हिमालय में उत्तराखंड के अंदर उत्क्रम भ्रंश के उदाहरण पाए जाते हैं। हिमालय के अंदर उत्क्रम भ्रंश के उदाहरण पाए जाते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं इस वाले सोपानी भ्रंश की। तो सोपानी भ्रंश में क्या होता है? जब स्टेप, ये यहाँ पर टी बनाना भूल गया मैं, स्टेप फॉल्ट, इसमें क्या होता है कि सभी भ्रंश तल, यानी कि कोई एक चट्टान है, मैं यहाँ ये मान के चलिएगा ये कोई चट्टान है, ठीक है? और इसमें एक भ्रंश ये पड़ता है, ये पड़ता है, कई सारे भ्रंश पड़ जाते हैं। तो कई सारे भ्रंश पड़ जाते हैं, इस प्रकार से समझिए, इस प्रकार से। तो क्या होता है कि ये भ्रंश पड़ गए कई सारे, तो इस खंड के सारे, ये वाला खंड नीचे खिसक जाएगा, यानी यहां तक आ जाएगा। फिर दूसरा खंड इसके ऐसे खिसक जाएगा, तीसरा खंड ऐसे खिसक जाएगा, इस प्रकार से। तो ये देखिएगा सोपानी भ्रंश बन गए, ये सोपानी भ्रंश। तो ये भ्रंश, ये एक भ्रंश ये बना, एक ये बना, एक ये बना, तो ये सोपानों का निर्माण हुआ इस प्रकार से। तो इस प्रकार के भ्रंश को कहते हैं सोपानी भ्रंश, ठीक है? इनके बारे में थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं कि सभी भ्रंश तल, सभी भ्रंश तल, भ्रंश तल कौन से हैं? ये जो तल है, ये सभी भ्रंश तल एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, सभी भ्रंश तल एक ही दिशा में और क्रम में पाए जाते हैं, एक ही दिशा में क्रम में पाए जाते हैं। तो सोपानी भ्रंश का निर्माण होता है, सोपान का, यानी कि सीढ़ीदार। मान के चलिएगा कि एक भ्रंश, एक चट्टान है, ये यहां भ्रंश पड़ा, यहां पड़ा, यहां पड़ा, कई सारे भ्रंश पड़ गए लगातार, तो एक के बाद एक नीचे खिसकता जाएगा। इस चट्टान के मुकाबले, इस खंड के मुकाबले ये वाला खंड नीचे खिसक जाता है, फिर इसके मुकाबले ये नीचे खिसक जाता है, और इसके मुकाबले उसका अगला वाला नीचे खिसक जाता है। तो इस प्रकार से सीढ़ीदार ये वाला भाग जो है, इस प्रकार से सोपानी भ्रंश का निर्माण हो जाता है। तो विद्यार्थियों, ये 4 प्रकार के भ्रंश, और इस भ्रंश का जो उदाहरण है वो यूरोप की राइन घाटी है। यूरोप की राइन घाटी वो इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। किसका? सोपानी भ्रंश का। तो ये 4 प्रकार के भ्रंश हमारे सामने हैं, सामान्य भ्रंश, उत्क्रम भ्रंश, पार्श्ववर्ती भ्रंश और सोपानी भ्रंश। तो ये भ्रंश के प्रकार हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। फिर नेक्स्ट भ्रंश से बनने वाली स्थलाकृतियों, अब भ्रंश द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की बात हम कर लेते हैं। ये मैं मिटा देता हूं।
प्रकार हो गए भ्रंश के। अब भ्रंश के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की बात हम यहाँ कर लेते हैं। निर्मित स्थलाकृति और किसके द्वारा? भ्रंश के द्वारा। अभी तक हम स्थलाकृति की चर्चा कर रहे थे, हिमानी के द्वारा, नदी के द्वारा, है ना, और आपके भूमिगत जल के द्वारा, समुद्री लहरों के द्वारा, है ना, वायु के द्वारा। लेकिन आज भ्रंश के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों की बात करते हैं। तो देखिए इनसे क्या बनते हैं? भ्रंश कगार, घाटियां, पर्वत, इस प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं इस भ्रंश के द्वारा। कगार बनते हैं, घाटियां बनती हैं, पर्वत बनते हैं। तो कौन कौन से बनते हैं यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी पहली स्थलाकृति है, भ्रंश घाटी। इसको रिफ्ट वैली भी कहते हैं। रिफ्ट वैली भी कहते हैं भ्रंश घाटी को, ठीक है। तो देखिए रिफ्ट वैली में दो भ्रंश रेखाओं के मध्य, दो भ्रंश रेखाओं के मध्य क्या होता है? चट्टानी स्तंभ। अभी समझाऊंगा डायग्राम बना करके। चट्टानी स्तंभ क्या हो जाता है? नीचे धंस जाता है, नीचे धंस जाता है। दो भ्रंश रेखाओं के मध्य चट्टानी स्तंभ नीचे धंस जाता है। कैसे धंस जाता है साहब? देखिए यहां देख लेते हैं अभी अपन कि यह कोई चट्टान है, ठीक है। यहां पर मान के चलिएगा भ्रंश पड़ जाते, एक भ्रंश ये है और एक भ्रंश ये है, दो भ्रंश पड़ जाते। ये भ्रंश तल है और इन भ्रंश के सहारे, इन भ्रंश तल के सहारे ये दो भ्रंश रेखाओं के मध्य चट्टानी स्तंभ नीचे धंस जाता है। ये जो हिस्सा है ये नीचे धंस जाता है, मान के चलिए। ये कैसे धंस जाता है? देखिए साहब, इस प्रकार से ये क्या होता है? नीचे धंस जाता है। मैंने एरो बना दिया है, बीच का हिस्सा नीचे धंस जाता है। और ये कैसे रह जाते हैं? ये स्थिर रहते हैं, दोनों किनारे जो हैं कैसे रहते हैं? स्थिर रहते हैं। तो इस प्रकार की जो घाटी बनी, ये क्या बन गई? ये घाटी बन गई। ये घाटी क्या कहलाती है? भ्रंश घाटी कहलाती है। इस प्रकार की घाटी क्या कहलाती है? भ्रंश घाटी कहलाती है। और भ्रंश घाटी बहुत लंबी होती है, यानी कि लंबी, संकरी बहुत होती है, यानी कि लंबी से मतलब गहरी, ठीक है, संकरी होती है बहुत ज़्यादा भ्रंश घाटी, है ना। और इसका जो उदाहरण है वो देखिए, उदाहरण की बात करें, इसके जो उदाहरण है, आपने मृत घाटी का नाम सुना होगा। इसके जो उदाहरण हैं उनमें जॉर्डन की मृत घाटी, जॉर्डन की मृत घाटी में स्थित डेड सी, मृत सागर, मृत सागर। और आपको पता है मृत सागर का जो तल है, मृत सागर जो है सागर तल से भी गहरा है। जो डेड सी है ना, मृत सागर जो खारा बहुत है, उसकी लवणता बहुत ज़्यादा है। और जो सागर तल है उससे भी गहराई ज़्यादा है। नदियाँ कहाँ तक काटती हैं धरातल को? सागर की तली तक। सागर तल जहाँ सागर तल है वहाँ तक काटती हैं। लेकिन ये जो मृत घाटी है जिसमें मृत सागर है वो सागर तल से भी गहरी है। और इसका एक उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर घाटी। ऑस्ट्रेलिया की
स्पेंसर खाड़ी, ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर खाड़ी भी ऐसी है, इसका भी जो सागर तल से भी गहरी है ये भी। एक और कई उदाहरण है, देखिए भारत की नर्मदा, ये देखिए बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, भारत की नर्मदा और ताप्ती नदी, भारत की नर्मदा और ताप्ती नदी, ये भी इसका उदाहरण है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, कैलिफोर्निया की मृत घाटी, कैलिफोर्निया की मृत घाटी। आपको बताना है कैलिफोर्निया कहाँ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पूछा था, जब पार्श्ववर्ती भ्रंश के बारे में बताया था ना मैंने, कि कैलिफोर्निया में सान एंड्रियास जो है भ्रंश जो है वो कैलिफोर्निया में है, तो वो आपको बताना किस देश में है ये। तो ये देखिए कई उदाहरण हो गए, एक ये कई 3-4 उदाहरण हो गए। ये सब क्या है, ये इस रिफ्ट वैली का उदाहरण है। एग्जाम में रिफ्ट वैली भी दे देते हैं, भ्रंश घाटी भी दे देते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नेक्स्ट अगली घाटी के बारे में बात करते हैं। ये ध्यान रखना कि रिफ्ट वैली के अंदर, भ्रंश घाटी के अंदर जो बीच का भाग है वो धंस जाता है, ठीक है, बीच का भाग धंस जाता है, ये ध्यान रखना। अब अगली जो स्थलाकृति है या अगली जो घाटी है वो है नंबर 2, रैंप घाटी, RAMP, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है, देखिए इसकी खास बात यह है कि रैंप घाटी में जो बीच का स्तंभ है, बीच का जो स्तंभ है, बीच का स्तंभ भ्रंश तल के सहारे स्थिर रहता है, लेकिन पार्श्ववर्ती स्तंभ ऊपर उठ जाते हैं। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि पार्श्ववर्ती स्तंभ ऊपर उठ जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फिर से वही एक बना लेते हैं डायग्राम अपन। अब ये कोई क्षेत्र है, चट्टानी क्षेत्र है, अलग अलग पड़ते हैं। अब इसमें भ्रंश पड़ता है, मान के चलिएगा इस प्रकार से ये भ्रंश पड़ा, तो इसमें क्या होगा कि जो मध्य का क्षेत्र है, मध्य का क्षेत्र जो है, इसको और नीचे बना लेते हैं, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, जिससे आराम से अपन डायग्राम बना सकें पूरा। ये दो भ्रंश पड़े, इन भ्रंश तल के सहारे बीच का भाग तो क्या है, स्थिर रहेगा। बीच का भाग कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। उस वाले में क्या था, बीच का भाग नीचे धंसता था, लेकिन जो किनारे वाले भाग हैं ये ऊपर उठ जाएंगे। तो किनारे वाले भागों को ऊपर उठा दो आप। अब किनारे वाले भाग ऊपर उठ गए, यानी ये ऊपर उठ गए, तो ये भी एक घाटी का निर्माण हो गया। बीच का भाग तो स्थिर है, किनारे का भाग ऊपर उठ जाते हैं, दोनों किनारे भाग इस भ्रंश तल के सहारे किनारे के भाग जो हैं ऊपर उठ जाएंगे, बीच का तो स्थिर रहेगा। तो ऐसे जो घाटियों का निर्माण होता है उनको कहते हैं रैंप घाटी। और रैंप घाटी का जो उदाहरण है वो है असम में ब्रह्मपुत्र की घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय पर्वत के उत्थान के साथ साथ रैंप घाटी का निर्माण हो रहा था हिमालय क्षेत्र में, और उसमें असम के अंदर वाला जो भाग है उसमें ब्रह्मपुत्र नदी बहने लगती है। तो इस प्रकार से ये कौन सा हो गया, रैंप। अब इसके बाद में अगले पे आ जाते हैं।
एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस समय याद रखना कि बीच का स्तंभ जो है वो तो स्थिर रहता है, किनारे वाले जो है ऊपर उठ जाते हैं, तो बीच के भाग ऊपर क्या बन जाता है, गड्ढा बन जाता है, और इस घाटी में नदियां जो हैं बहने लगती हैं। अब अगला, ये घाटियां हो गई, अब पर्वत के बारे में चर्चा करते हैं। पर्वत की चर्चा कर लेते हैं। भ्रंशोथ पर्वत, भ्रंशोथ पर्वत, इसका दूसरा नाम है ब्लॉक पर्वत। इसी को ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं इसको, ठीक है। और यहां लिख देता हूं मैं ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन भी इसको कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि किनारे के जो स्तंभ हैं, किनारे के स्तंभ जो हैं, किनारे के स्तंभ क्या करते हैं, वो तो धंस जाते हैं, किनारे के स्तंभ धंस जाते हैं, और मध्यवर्ती स्तंभ स्थिर रहता है, मध्यवर्ती स्तंभ स्थिर रहता है। देखिए साहब, फिर से वही बना लेते हैं, ये लीजिए, ये मैंने अलग अलग परतें बना दी। अब ये भ्रंश हो गए, इसमें साहब दरारें हो गई। अब भ्रंश तल के सहारे जो किनारे के स्तंभ हैं वो धंस जाते हैं, किनारों वालों को धंसा दो आप, तो किनारे वाले धंस जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ऊपर से ये इनको मिटा देते हैं, ऊपर से इनको मिटा दीजिए, ठीक है। और ये अब ये किनारे वाले स्तंभ में ये तो धंस गए नीचे, ये किनारे वाले तो नीचे धंस गए, अब बीच का रह गया। तो ये जो पर्वत है, ये कौन सा पर्वत है, ये कहलाता है भ्रंशोथ पर्वत या ब्लॉक पर्वत। ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ये जो पर्वत बना है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और ये भारत का सतपुड़ा जो पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत इसी का उदाहरण है। भारत का सतपुड़ा पर्वत जो है वो इसी का उदाहरण है। इसके अलावा जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, एवं एक और है ब्लैक फॉरेस्ट, और बासजेज पर्वत, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और बासजेज पर्वत भी इसी का ही उदाहरण है। इसके अलावा यूएसए का एक पर्वत है सियरा नेवदा, ये यूएसए का है। यूएसए का एक है वासाच एवं वासाच पर्वत भी इसी का उदाहरण है। सियरा नेवदा जो है विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा है, सियरा नेवदा, यूएसए के अंदर है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान का एक और है उदाहरण, चलिए पाकिस्तान का साल्ट रेंज, पाकिस्तान का साल्ट रेंज भी क्या है, ब्लॉक पर्वत है। साल्ट रेंज, आप लाहौरी नमक खाते हैं ना, लाहौरी, इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि लाहौर में है ये, ठीक है। लाहौरी नमक इसीलिए इसको कहते हैं कि लाहौर से आता है ये, और ये साल्ट चट्टानों, माफ कीजिएगा, नमक के पहाड़ हैं, नमक के पर्वत हैं ये, और ये भी इसी के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से ये भ्रंशोथ पर्वत के बारे में हमने पढ़ा। अगला जो उदाहरण है, चौथा, जो इसका स्थलाकृति है, उदाहरण नहीं स्थलाकृति है, वो है हॉर्स्ट पर्वत। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं मिटा देता हूं। चौथा उदाहरण है हॉर्स्ट पर्वत। स्थलाकृति की बात कर रहे हैं, मेरे मुंह से उदाहरण निकल जाता है। जो चौथी स्थलाकृति है वो है हॉर्स्ट पर्वत। हॉर्स्ट पर्वत
HORST, माउंटेन, हॉर्स्ट माउंटेन। अब देखिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। जर्मनी का एक हॉर्ज पर्वत है, जर्मनी का हॉर्ज पर्वत है। इसका देखिए, इसमें क्या होता है कि जो बीच का जो स्तंभ है, बीच का स्तंभ जो है वो उठ जाता है, बीच का स्तंभ उठ जाता है। देखिए कैसे, मैं यहां पर बनाता हूं, डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूं। यहां पर ये इसमें भ्रंश पड़ते हैं, दरार पड़ती हैं, और बीच का उठ जाता है ऊपर, बीच का उठ जाता है, यानी कि ये नीचे से जो है बीच का उठ जाता है ऊपर, ये इस प्रकार से ये उठ जाता है, जबकि ये स्थिर हैं, ये स्थिर हैं दोनों तरफ, और ये उठ जाता है। तो ये पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये पर्वत कैसा है? हॉर्स पर्वत है, हॉर्स पर्वत, बीच का स्तंभ उठ जाता है, ठीक है। और जर्मनी का हॉर्ज पर्वत जो है वो इसका एक उदाहरण है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए जो भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी है या रैंप घाटी है या भ्रंशोत पर्वत है या हॉर्स पर्वत है, ये एक ही तरीके से बन रहे हैं सारे। कभी पार्श्ववर्ती स्तंभ ऊपर उठ जाता है, कभी मध्यवर्ती उठ जाता है, तो कभी मध्यवर्ती धस जाता है, कभी पार्श्ववर्ती स्तंभ धस जाते हैं। एक ही विधि से बन रहे हैं, केवल बारीक अंतर है, थोड़ा सा ही अंतर है, ठीक है। जर्मनी का हॉर्स पर्वत जो है इस हॉर्स पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। अब एक और इसमें है, लास्ट है, पांचवा है भ्रंश कगार, भ्रंश कगार। अब इसमें तो सिंपल सी बात है कि भ्रंश कगार क्या है? ये तो खड़े ढाल होते हैं, खड़े ढाल होते हैं, खड़े ढाल ही क्या है? भ्रंश कगार है। अब ये खड़ा ढाल है, ये खड़ा ढाल है या ये खड़ा ढाल है, तो ये क्या है? भ्रंश कगार है। ये कोई खंड है, ये बीच में से वो होता है, इसमें दरार पड़ती है, तो मान लीजिएगा ये नीचे खिसकता है, नीचे खिसक करके इस प्रकार से, तो ये जो सीधा खड़ा ढाल है ये क्या है? ये भ्रंश कगार है। और भारत का पश्चिमी घाट, भारत का पश्चिमी घाट इसका उदाहरण है, भारत का पश्चिमी घाट इसका उदाहरण है। तो विद्यार्थियों ये भ्रंश घाटी, रैंप घाटी और भ्रंशोत पर्वत, हॉर्स पर्वत और भ्रंश कगार, ये क्या है? भ्रंश के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। और इन स्थलाकृतियों में एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि सारी स्थलाकृतियां एक तरीके से ही निर्माण होती हैं, उनका बनने का तरीका लगभग एक जैसा ही है, बस केवल उनके निर्माण के तरीके थोड़े से डिफरेंस हैं, उसके आधार पर इनको अलग अलग नाम दिया गया है। और देखने में, और देखिए दूर से देखेंगे ना इन सबको आप, तो दूर से देखने में एक जैसे लगेंगे, दूर से देखने में ऐसा लगेगा कि एक जैसी स्थलाकृतियां हैं, लेकिन इनका जो निर्माण हुआ है वो अलग अलग विधि से हुआ है। तो विद्यार्थियों ये हमने भ्रंश के बारे में विस्तार से पढ़ा। पिछले वीडियो में हमने भ्रंश की संबंधी शब्दावली के बारे में पढ़ा था, और इस वीडियो में हमने भ्रंश के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की चर्चा की थी। तो विद्यार्थियों ये आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से स्थलाकृतियां बनती हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके ऐसा करने से हमको प्रेरणा मिलती है और आगे भी अच्छे से अच्छा कार्य करने की हिम्मत मिलती है। नमस्कार।